इस लॉकडाउन में लगभग 3 लाख प्रवासी उत्तराखंड में आए और इन प्रवासियों को यहीं रोजगार मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं वो पौड़ी जिले में आए हैं और इस बीच पौड़ी जिले में कई मिसाल भी पेश हुई हैं। जिस तरीके से पौड़ी जिले में हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में काम हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हुआ है, वो एक मिसाल है। और हाल ही में अब पैराग्लाइडिंग भी पौड़ी जिले में शुरू हो गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम अभी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीएम पौड़ी धीरज गबरियाल जी। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने जो हॉर्टिकल्चर को लेकर बड़ा प्रयास किया है सर, बहुत सारे सेब के बगीचे भी आपने डेवलप किए हैं। सर, किस तरीके से काम किया सर हॉर्टिकल्चर को? इसमें देखिए, हम लोगों ने जब से ये कोविड का एपिसोड शुरू हुआ है और हमारे जनपद में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग यहाँ पे आए हैं, लगभग 1.25 लाख के करीब। तो उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए और जैसा कि शासन ने भी निर्देश दिए हैं और माननीय सीएम महोदय की एक इच्छा है कि जितने भी हमारे माइग्रेंट्स आए हैं उनको हम यहाँ रोकने में सफल हों, और इसी उद्देश्य से जो जिला योजना हमारी वार्षिक चलती है उसमें शासन से ये दिशा निर्देश हमें आए हैं कि लगभग 40% से अधिक धनराशि जो है उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट की जाए जहां से लोगों को रोजगार का सृजन हो। तो इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग अपनी प्लानिंग ऐसी ही की है। एक तो शॉर्ट टर्म हमने प्लानिंग की है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को पकड़ा है, फिशरीज को पकड़ा है, एनिमल हस्बेंड्री को पकड़ा है। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने ये किया कि पौड़ी जनपद शायद पहला जनपद होगा जिसमें लगभग हम 1000 परिवारों को हम लोग पॉली हाउसेज दे दें। पॉली हाउसेज देने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 1000 परिवारों को पॉली हाउसेज देते हैं और हमारी अप्रोच क्लस्टर बेस्ड है और समूह को देते हैं, तो एक समूह में लगभग 10 फैमिली हमारी काम करती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अगर 1000 समूह को हम एक पॉली हाउस देते हैं, एक एक पॉली हाउस, तो लगभग 10,000 लोगों को कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उनको लाभ पहुंचेगा। अगर एक पॉली हाउस में अगर कोई काम शुरू करता है तो कम से कम वो 60, 70, 80 हज़ार रुपये साल का वो कमा लेता है। और दूसरी चीज़, फिर हम उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच डाल रहे हैं। जितने भी क्लस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग फिशरीज के टैंक्स भी बना रहे हैं और पोल्ट्री फार्म भी बनवा रहे हैं उनको। तो पोल्ट्री फार्म में हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर अपने जनपद में कड़कनाथ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कड़कनाथ का अंडा भी काफ़ी उसकी डिमांड रहती है और 30-40 रुपये एक अंडे के दाम मिलते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारी हैचरी है कोटद्वार में, जो कि 10, 15, 20 साल पहले कभी हैचरी बनी थी और उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी। 1.5 लाख वैसे कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें 1 लाख से ज़्यादा वो चूज़े उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। तो खनन न्यास से लगभग 1.25 करोड़ रुपए लगा के उस हैचरी की कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है और वो 1 लाख से अब वो 3 लाख चूज़े वो पैदा कर सकते हैं। तो 15 हमारे ब्लॉक्स में मदर पोल्ट्री फार्म हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें उसके पीछे ये मंशा है कि जो भी चूजा हमारा आएगा वहाँ पे लगभग 1 महीने तक उधर मदर पोल्ट्री फार्म में उनको पालेंगे ताकि मोर्टेलिटी की रेट कम होगी और वैक्सीनेशन का काम वहाँ पे उनको किया जाएगा। और मोर्टेलिटी रेट जब कम होगी तो 1 महीने के जब चूजे हो जाएंगे तो हम लोग उसको, जितने भी हमारे मुर्गी पालक हैं जो इंटरेस्टेड हैं, खासकर माइग्रेंट्स हैं, तो उन लोग को टारगेट कर रहे हैं। तो पर पर्सन हम लोग लगभग 2000 के करीब चिक्स उनको 1 महीने का हम दे रहे हैं। उसमें 50% सब्सिडी हम लोग जिला प्लान से दे रहे हैं। तो अगर 70 रुपये का कुछ चिक आता है तो उसमें 35 रुपये जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान से हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। और 5-6 महीने बाद जब उनकी इनकम शुरू होगी या अंडे देने जब शुरू हो जाएंगे मुर्गियों से, तो उन अंडों को हम लोग बाय बैक करेंगे। और अगर उन्होंने मुर्गों को बेचना है तो उसको हम बाय बैक करेंगे। और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी मार्केटिंग करेंगे ताकि उनको एक अच्छा एक रेट मिले। और फिशरीज में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच हम लोग इसमें कर रहे हैं। जनपद में जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा संभावना है, उसमें पंगास की
फार्मिंग हम लोग करा रहे हैं। उस पंगास की फार्मिंग में आराम से वो आदमी 1 से सवा लाख रुपए तक आराम से कमा सकता है, और इसमें भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लान से बना रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम लोगों ने अपने नर्सरीज बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हमारी एक नर्सरी पटेलिया में तैयार हो गई है, जिसमें लगभग 10,000 के करीब हम लोगों ने रूट स्टॉक वहाँ पे डाला है। उन रूट स्टॉक से जो हॉलैंड से आयातित हैं उनको पूरा क्वारंटीन करवा के हम लोगों ने लगा दिया है, और बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई है उसमें। तो आने वाले 2 सालों में लगभग 70 से लेकर 75,000 हम पौधे अपने जनपद के किसानों को दे पाएंगे। और साथ ही साथ हमने अपने जनपद में अभी 9 मॉडर्न फार्म हमने डेवलप किए पहली बार, और लगभग 15,000 के करीब हाई डेंसिटी सेब के पौधे हम लोगों ने अपने जिले में लगाए हैं। तो पौड़ी जनपद शायद पहला जनपद होगा जो अब हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग की तरफ जा रहा है, और जो किसानों में जो जोश है वो वाकई में देखने लायक बनता है। तो अब काफ़ी डिमांड हम लोगों की आ रही है। इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम लोगों ने हिमाचल के एक्सपर्ट्स को अपने साथ एंगेज किया है। तो हिमाचल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो साल में 4 बार हमारे यहाँ पे आते हैं, और जनपद में जिन स्थानों पर सेब की संभावनाएं अधिक हैं, जिन लोगों ने सेब के पेड़ लगा रखे हैं, तो उन जगहों पर वो लोग विजिट करते हैं, और मौके पर ही वो लोग उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अब जाड़ों का समय है, प्रूनिंग का टाइम है, पेड़ों को व्यवस्थित करने का टाइम है, और उनके ट्रीटमेंट करने का टाइम है। तो अब जाड़ों में वो पूरी टीम हमारी आएगी, और जगह जगह पौड़ी ब्लॉक से लेकर हमारे नैनी डांडा तक वहाँ के किसानों को एक प्रशिक्षण देती है। फिर मार्च के टाइम में जब पौधे लगने का टाइम होता है तो वही टीम फिर दोबारा आती है और उनको ट्रेनिंग देती है और पौधे लगाती है। हम उन्हीं लोगों से पौधे लेते हैं जिनके नर्सरी की गारंटी है कि आने वाले 3-4 सालों में वो फल देने की स्थिति में हों। तो ये कार्रवाई हम लोग अभी कर रहे हैं। सर, अगर पर्यटन की बात करें तो पौड़ी पर्यटन नगरी है, और पर्यटन नगरी को विकसित भी किया जा रहा है। तो सर, पर्यटन को लेकर सर क्या प्लानिंग आपकी है सर? पर्यटन में देखिए, पौड़ी में अगर हम देखेंगे आज की डेट में यहाँ के मानचित्र में लैंसडाउन एक जगह है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हमारे आते हैं दिल्ली से या अदर स्टेट से। तो हम लोगों को अब ज़रूरत है कि हर जगह पे कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करें, चाहे रेस्टोरेंट हो, अच्छे रेस्टोरेंट हो, या पार्क्स हो, और कम्युनिटी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होम स्टेज हो, या कुछ पैराग्लाइडिंग के जो इवेंट हम लोग अभी कराने जा रहे हैं। वो तो हालांकि वो एक केवल पैराग्लाइडिंग इवेंट ही नहीं है, वो एयर स्पोर्ट्स का वो एक मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो ये नवंबर माह में हम लोग इसको आयोजित करेंगे, जिसमें पूरे देश के लगभग पैराग्लाइडर्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। संभावना ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि मिनिमम 100 से 150 पैराग्लाइडर्स यहाँ पे आएंगे। साथ ही हम लोगों ने एमटीबी के लिए अपना रैकी शुरू कर दिया, जो पौड़ी से लेकर लैंसडाउन तक माउंटेन बाइकिंग भी हमारी होगी, और साथ ही साथ फिर गांव की पगडंडियों में लोगों को दौड़ाएंगे हम लोग। तो वो उसको ट्रेल रनिंग का नाम दिया जाता है। एंगलिंग हम लोग करवा रहे हैं, और उसमें कयाकिंग भी हम लोग करा रहे हैं। लेकिन एक इवेंट से ही हमारा पूरा समाधान नहीं होने वाला है। अगर पौड़ी जनपद को पर्यटन के मानचित्र में हम लोगों ने लाना है तो उसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोकल पायलट्स तैयार कर रहे हैं, पैराग्लाइडर्स तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे साल भर हमारे पास पैराग्लाइडर्स यहाँ पे मौजूद हों, और जितने भी टूरिस्ट हमारे पास लक्ष्मण झूला हो या लैंसडाउन हो, जहाँ जहाँ आ रहे हैं, तो उन लोग को पैराग्लाइडिंग के लिए हम लोग सतपुल या नयार की तरफ लाएं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अब पहली बार, शायद स्टेट में पहली बार हम लोग कर रहे होंगे कि अपने जितने लोकल बच्चे हैं उन लोगों को हमने हिमाचल में एक जगह बीर बिलिंग उसका नाम है, और पूरे इंडिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो बीर बिलिंग जो है पैराग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, और मैक्सिमम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हैं। वैसे तो ट्रेनिंग हम लोग यहाँ भी करा सकते थे उन लोगों को, लेकिन हम लोगों ने हिमाचल इसलिए भेजा कि अगर आदमी जितना घूमता है उसकी सोचने की शक्ति और सारी चीज़ें उसकी विस्तृत होती जाती हैं। तो अभी 8 बच्चों को हम लोगों ने बिलखेत और बानघाट के
वहाँ पे उन लोगों को भेजा बीर बिलिंग में, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और कुछ करना चाहती हैं। जिसमें से एक लड़की सरिता है और जिसने एनसीसी में उसको सी सर्टिफिकेट भी मिला है। तो हम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो कल ही एक वीडियो वहाँ से जारी हुआ है जिसमें हमारे जो प्रशिक्षु पैराग्लाइडर्स हैं उनको पहली बार उड़ते हुए दिखाया गया। तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई कि अब लगता है कि अब हमें पौड़ी जनपद में एक स्थायी तौर पे हमारे पायलट्स हम लोग को मिल जाएंगे। अभी P1, P2 और P3 का कोर्स करने के बाद फिर अब जैसे ही कुछ दिन यहाँ आ जाएंगे दशहरे की छुट्टी के बाद, उन लोग को फिर हम एडवांस कोर्स के लिए हम आपके माल देवता में भेजेंगे। जो हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके तत्वाधान में वो लोग पैराग्लाइडिंग का एडवांस कोर्स वो लोग पूरा करेंगे। और नवंबर माह में जो हमारी प्रस्तावित पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता है, मुझे लगता है कि उसमें उन लोग को हम उड़ाएंगे। और साथ ही साथ फिर दूसरी टीम और दोबारा हम बीर बिलिंग भेजेंगे और मिनिमम 8-10 लोग को और भेजेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 15 से 20 हम पैराग्लाइडर जो हैं 1 साल में यहाँ पे अपने तैयार कर लेंगे। सर, आपने बासा बनाया सर और एक मिसाल पेश किया सर, इस तरीके से कुछ और आप होम स्टे डेवलप कर रहे हैं सर? इसमें देखिए, बासा एक मॉडल है। अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं वाकई में, इंडिविजुअली अगर कोई सक्षम है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई गांव में लोग गरीब जो रहते हैं लोग, अगर उस क्षेत्र में जहाँ पे ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा इनकम हमने प्रोवाइड करना है तो बासा एक उनके लिए मॉडल है। जो कम्युनिटी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि हमने किया कि डिस्ट्रिक्ट प्लान से पारंपरिक शैली में पूरे पत्थर का और नक्काशीदार दरवाजे खिड़कियां ये सब बनवा के उन लोगों को वो उपलब्ध करा दिया वहाँ पे। तो उसमें 10-15 महिलाओं का वो ग्रुप है जो उसको चलाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में पौड़ी वाले एरिया में, खिरसू में भी बासा वाला एरिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आसपास के जितने लोग हैं अब दिन में वहाँ जाते हैं, वहाँ देखने जाते हैं, फोटोग्राफी करने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, या फिर बाहर से जितने लोग आते हैं वहाँ नाइट स्टे करते हैं। तो हम लोग को ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की आवश्यकता है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक हम अपना खुद स्ट्रक्चर बना के दें और वो उनको रन करें और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तत्वाधान में उसको चलाएं। ऐसे ही हम लोग, आप लोगों ने जॉय हुक्किल का नाम सुना है, जो फेमस शिकारी हैं जिन्होंने आदमखोर लगभग 38 गुलदारों को मारा है और सैकड़ों लोगों को राहत दिलाई है। और चूँकि ये भी एक अभिनव एक प्रयास है हमारा, तो ये किसी भी होम स्टे में कोई भी मैन ईटर हंटर, और जो कि अपने हम उसको मानते हैं जिम कॉर्बेट के बाद मैं उसको लिविंग एक लेजेंड के तौर पे मानता हूँ। जिम कॉर्बेट के बारे में तो हम लोग किताबों से के माध्यम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट ने जितनी भी किताबें लिखी उनके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरबख्शी को कब मारा, चंपावत के नरबख्शी को कब मारा। लेकिन एक आज की डेट में जिम जॉय हुक्किल एक जीता जागता एक अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एक इसको मिनी कॉर्बेट के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो उनको हम लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है कि वो जो हमारे होम स्टेज हैं उनमें जाएं और जितने भी गेस्ट हमारे आते हैं उनको स्टोरीज सुनाएं कि किस किस नरबख्शी को मारने में उनको क्या कठिनाई हुई और नरबख्शी को क्यों कैसे मारना पड़ा। क्योंकि किसी भी नरबख्शी का चिन्हीकरण करना और उसको मारना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी चीज़ जो उनको एक लोगों को मैन और एनिमल में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जंगली जानवरों में, उसके बारे में भी लोगों को जागृत करने के लिए हम लोगों ने इसमें लगाया है। तो उनके नाम से भी हम लोग होम स्टे बना रहे हैं, तो जिसको वो खुद चलाएंगे, जब तक वो हैं खुद चलाएंगे यहाँ के युवाओं को साथ लेके, और बाद में फिर चूंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो बाद में उस हिसाब से एक म्यूजियम के रूप में भी हम लोग
उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कंडोलिया पार्क में जाइएगा, ये कंडोलिया पार्क जो आज की डेट में आप देखो कि तो पूरा वर्नाकुलर स्ट्रक्चर इसमें है। इसमें जो रेस्टोरेंट बना है वो कोटी बनाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उत्तरकाशी में। उसका आर्किटेक्चर पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि जब वहाँ पे भूकंप आया था तो उन स्ट्रक्चरों को कुछ नहीं हुआ। तो उसी पैटर्न में हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट हमने बनाया है। ये आज के कल के दिन में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ पे चलेगा। बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग हम लोग बना रहे हैं इसमें, एक ओपन एम्पी थिएटर बनाया है इसमें, ओपन जिम हम लोग बना रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें देनी पड़ेंगी हम लोग को, जहाँ लोग आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें। लेकिन कंडोलिया पार्क ऐसा पार्क होगा पूरे स्टेट में, मुझे नहीं लगता इससे कि अच्छा कोई पार्क अभी तक बना होगा। ये हर आयु वर्ग के लिए बन रहा है ये पार्क, जिसमें छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्ग जो अपने पोते पोतियों के साथ आते हैं, उनके रिक्रिएशन के लिए ये पार्क बन रहा है। इस पार्क को बनाने के पीछे ये मंशा है कि पौड़ी एक हिसाब से यहाँ पे कोई भी संसाधन हमारे पास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ दिन भर होती रहें कि लोग आते रहें, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिले, अच्छा कुजीन मिले, नाच गाना हो वहाँ पे, पारंपरिक हमारे जो गाने हैं उनका प्रचार प्रसार हो, जो एम्पी थिएटर हम लोग बना रहे हैं, नुक्कड़ नाटक हो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक केंद्र बिंदु ये बनने जा रहा है। और फ्यूचर में यहाँ पे एक माल रोड भी प्रस्तावित है जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में उसमें शामिल है। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ के मार्केट्स को भी पूरा चेंज करेंगे, जहाँ मार्केट्स के पूरे फसाड एक से होंगे, पाथवेज बढ़िया होंगे, कोबल्ड होंगे, पाथवेज होंगे। तो धीरे धीरे पौड़ी को हम लोग चेंज करेंगे और एक अच्छा एक टूरिज्म के दृष्टिकोण से एक अच्छे मुख्यालय के रूप में एक विकसित करेंगे। सर आखिरी सवाल सर, जो बेरोजगार अभी आए हैं या फिर जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं सर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? नहीं, हम तो उनको सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप लोग को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं, पोल्ट्री के क्षेत्र में काम करिए, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे आप लोग को चूजे उपलब्ध कराएंगे। अगर फिशरी का काम करना है, आपको सब्सिडाइज रेट पे हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। हॉर्टिकल्चर का काम करना चाह रहे हैं तो पहली बार हमारे जनपद में जो 900 पॉली हाउसेस हम लोग दे रहे हैं वो 90% सब्सिडी पे है। तो अगर 12,000 रुपये आप लोग जमा करते हैं तो 100 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस आप अपने घर में लगा सकते हैं और साल में 70 से 80 हज़ार रुपये आप लोग कमा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सर ने पूरी योजनाओं को समझा है, जरूरत है उन योजनाओं को और जानकारी लेने का, और जिस तरीके से एक बेरोजगारी का दौर शुरू हुआ उसे खत्म करने का। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष, पौड़ी गढ़वाल।